प्रिय विद्यार्थियों, निवास स्थिति के संबंध में एक एग्जाम्पल आपको मैंने सॉल्व करके दिखाया था। एक अनसॉल्व क्वेश्चन भी छोटा सा देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है जिसमें गत वर्ष 2018-19 में श्री रामचंद्र की निम्न कर योग्य आय थी। गत वर्ष चूंकि पुरानी बुक है 18-19 है, लेकिन आप जब भी लिखेंगे तो आप तो 19-20 लिखेंगे। और नीचे कह रहे हैं कुछ पॉइंट्स 5-7 दे रखे हैं। निवासी हैं, असाधारण निवासी हैं, अनिवासी हैं, इन स्थितियों में उनकी आप इनकम टैक्सेबल कितनी है उसकी गणना करके बताइएगा। तो देखिएगा, मैं इसको बोर्ड पे एक्सप्लेन एक बार पुनः कर देता हूं, चलिएगा। तो देखिएगा, पहला पॉइंट दे रखा है पाकिस्तान में दी गई सेवाओं के लिए भारत में प्राप्त वेतन आकलित मतलब कंप्यूटेड मीन्स टैक्सेबल। तो सैलरी आपने कहां रिसीव की है? इंडिया में। किस लिए? पाकिस्तान में सेवाएं दी है। पाकिस्तान में सेवा देने के बदले इंडिया में पैसा प्राप्त हुआ है। और आप जानते हैं भारत में प्राप्त और प्राप्त मानी गई आय सभी प्रकार के करदाताओं के लिए टैक्सेबल होती है। तो मैं यहां पे लिखूंगा सैलरी received in India for the services in Pakistan। भारत में प्राप्त हुआ है। भारत में प्राप्त होने वाली आय सभी प्रकार के करदाताओं के लिए टैक्सेबल होती है। 10,000 रुपया मिला है तो 10,000 तीनों प्रकार के करदाताओं के लिए कर योग्य माना जाएगा, उनकी इनकम में शामिल करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में पेशे से आय परंतु प्राप्त की है आपने जापान में। पेशा कहां है? भारत में पेशे से आय भारत में है और प्राप्त कर रहे हैं जापान में। और आपने पढ़ा है भारत में उपार्जित या भारत में उपार्जित मानी गई आय सभी के लिए टैक्सेबल होती है। पेशा भारत में है, पैसा जापान में प्राप्त करें या कहीं पर भी प्राप्त करें, चूंकि इनकम भारत से हो रही है और भारत से होने वाली आय सभी प्रकार के करदाताओं के लिए टैक्सेबल होती है। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन इन इंडिया, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन इंडिया, कहीं पर भी आप प्राप्त करें वो मैटर नहीं करता है। भारत में पेशे से आय है तो वो सभी के लिए टैक्सेबल होती है और वो इनकम है आपकी 3,000 रुपए। तो 3,000 रुपए सभी प्रकार के करदाताओं के लिए टैक्सेबल माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है मलाया में संपत्ति से आय जिसमें से 3,000 भारत भेजे गए। 6,000 रुपए मलाया में संपत्ति थी, उससे इनकम प्राप्त हुई है। विदेश में अगर कोई संपत्ति है उससे आय प्राप्त होती है। भारत में आप क्या भेजते हैं वो तो मैटर ही नहीं करता है, क्योंकि रिसीव्ड का मतलब होता है इनकम टैक्स में, और रिसीव्ड से हमारा आशय होता है फर्स्ट टाइम रिसीव्ड से। तो मलाया में संपत्ति से आय प्राप्त हुई आपको 6,000। निवासी करदाता को हर इनकम पे टैक्स देना होता है, चाहे वो भारत में प्राप्त हो चाहे भारत के बाहर प्राप्त हो। तो मलाया में संपत्ति से आय जो प्राप्त हुई है वो सिर्फ निवासी के लिए टैक्सेबल होगी, असाधारण और अनिवासी के लिए टैक्स फ्री होगी। तो तीसरा पॉइंट हो गया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन मलाया।
विदेश में संपत्ति है, उससे कोई आय अर्जित होती है, तो वो निवासी के लिए ही टैक्सेबल होगी, क्योंकि आप जानते हैं निवासी को तो हर इनकम पे टैक्स देना होता है, चाहे वो भारत में प्राप्त हो चाहे भारत के बाहर प्राप्त हो। तो मलाया में प्राप्त हुआ है तो भी निवासी के लिए तो टैक्सेबल होगा, बाकी के लिए एग्जेम्प्ट होगा, टैक्स फ्री रहेगा। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम मलाया हो गया है। प्रॉफिट अर्न फ्रॉम बिजनेस इन इंदौर, इंदौर में बिजनेस से आए। दो इनकम पे सभी को टैक्स देना होता है, भारत में प्राप्त या प्राप्त मानी गई या भारत में उपार्जित या उपार्जित मानी गई आय। इंदौर में बिजनेस है, उससे अगर कोई आय होगी तो आप जानते हैं वो सभी के लिए टैक्सेबल होगी, क्योंकि पैसा कहां से उपार्जित हो रहा है, भारत से। तो नेक्स्ट पॉइंट में, इंदौर में व्यापार से आए, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंदौर, इंदौर में व्यापार था, वहां से आपने आय अर्जित की, मतलब भारत में आप आय अर्जित कर रहे हैं और भारत में प्राप्त और अर्जित दो आय तो सभी के लिए टैक्सेबल होती हैं। तो टैक्सेबल होगा, यहाँ 5,000 रुपए इनकम हुई है तो 5,000 तीनों की इनकम में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, एग्रीकल्चरल इनकम इन नाइजीरिया, नाइजीरिया में कृषि से आय। आपको मैं बता चुका हूं, भारत में एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स फ्री होती है, भारत में कृषि आय टैक्स फ्री है, लेकिन विदेश में अगर कोई एग्रीकल्चरल लैंड है, विदेशी कृषि भूमि से अगर आप कोई आय अर्जित करेंगे तो वो टैक्सेबल होगी, लेकिन किसके लिए, निवासी के लिए, क्योंकि निवासी को तो हर इनकम पे टैक्स देना है, चाहे वो भारत में प्राप्त हो चाहे विदेश में। तो नाइजीरिया में कृषि आय, विदेश में प्राप्त और अर्जित आय है, सिर्फ निवासी के लिए टैक्सेबल होगी, बाकी दोनों के लिए टैक्स फ्री होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट में, एग्रीकल्चरल इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम नाइजीरिया, निवासी के लिए टैक्सेबल है और वो इनकम है, क्वेश्चन में 10,000, तो निवासी के लिए 10,000 टैक्सेबल है, बाकी दोनों एसएससीज के लिए टैक्स फ्री मानी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट में, प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस कैरीड ऑन एट नेपाल बट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, नेपाल में व्यापार है और उसका कंट्रोल इंडिया से है। तो मैं आपको रूल बता चुका हूं, विदेश में अगर कोई व्यापार है, भारत से कंट्रोल होता है, तो वो निवासी के लिए तो टैक्सेबल होगा ही होगा, असाधारण के लिए भी टैक्सेबल होता है, क्योंकि नॉन रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, असाधारण में एक ही अंतर है कि विदेश में अगर बिजनेस है और उसका कंट्रोल इंडिया से है तो वो असाधारण के लिए भी टैक्सेबल होगा। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन नेपाल एंड कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, नेपाल में व्यापार है लेकिन कंट्रोल इंडिया से है, तो वो निवासी के लिए तो टैक्सेबल होगा ही होगा, साथ ही असाधारण के लिए भी टैक्सेबल होगा। और यहाँ प्रॉफिट आपने अर्न किया है 20,000, तो निवासी के लिए टैक्सेबल है 20,000, असाधारण के लिए टैक्सेबल है और अनिवासी के लिए टैक्स फ्री होगा। नेक्स्ट पॉइंट में बता रखा है, पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट रेमिटेड टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फ्रॉम यूएसए, अमेरिका से पिछले वर्षों की
बिना टैक्स लगी आय भारत भेजी, और आप देख चुके हैं पिछले कुछ एग्जाम्पल में भी देखा था, विदेश से अगर कोई आय भारत भेजी जाए बिना टैक्स लगी और वो गत वर्ष से पहले की है, तो गत वर्ष से पहले की बिना टैक्स लगी आय भारत अगर लाएंगे तो वो सभी के लिए टैक्स फ्री होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट में पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम, सभी के लिए टैक्स फ्री होगी। तो पास्ट अनटैक्स्ड इनकम अगर आप लाए हैं तो सभी के लिए टैक्स फ्री होगी। तो पास्ट अनटैक्स्ड इनकम अगर इंडिया में लाते हैं तो वो सभी के लिए टैक्स फ्री है। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन था उसकी इनकम को उनके निवास स्थिति के आधार पर मैंने लिख दिया है, और अब आप इनका टोटल लगा देंगे तो वो टोटल कहलाता है ग्रॉस टोटल इनकम, मतलब सभी तरह की इनकम को जोड़ने के बाद जो योग आता है वो कहलाता है ग्रॉस टोटल इनकम या जीटीआई, सकल कुल आय। तो टोटल अगर आप करेंगे तो 54,000 इसका होगा, इधर 38,000 और इधर का टोटल होगा 18,000, 18,000, 38 एंड 54। तो इस तरह से जो अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया था रेजिडेंशियल स्टेटस का, उसके थ्योरेटिकल प्रोविजंस को मैंने आपसे डिस्कस किया और उनको दो एग्जाम्पल्स के को लेकर के भी एक्सप्लेन किया है। तो ये चैप्टर अपना यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट चैप्टर में फिर मैं आपसे आगे बात करूंगा। ठीक है, थैंक यू।